आदाब, मैं अहमद रजा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान का इतिहास पर। इस वीडियो में आपको मिलेंगे 41 ऑब्जेक्टिव्स, जिनके 4 ऑप्शंस होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यानी कि इटली एक देश का नाम है, जर्मनी एक देश का नाम है। ये दोनों देश किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं? इसके लिए आपको 4 विकल्प मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसका उत्तर जाता है सी, यानी कि यूरोप। इटली और जर्मनी वर्तमान समय में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 2 में। प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? इनका आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बुर्बो वंश, जाराशाही। तो इसका उत्तर जाता है सी, यानी कि बुर्बो वंश। इसका उत्तर जाता है बुर्बो वंश, यानी कि बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो अगला सवाल चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? निम्न का मतलब होता है नीचे लिखा हुआ। तो चलिए, निम्न का ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, पर्सा। तो इसका आंसर जाता है सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में ऑस्ट्रेलिया था। इसका आंसर सी जाता है। तो अगला सवाल बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया, यानी कि बहाली की थी? उनकी जो काउंट काबूर था, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? इसका सेनापति में, फ्रांस में राजदूत में, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। तो इसका उत्तर जाता है सी, प्रधानमंत्री। यानी कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। तो अगला सवाल चलते हैं 5 में, यानी कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था? पेशा का मतलब होता है आप या कोई भी व्यक्ति अपना जो रोजमर्रा का जिंदगी गुजर बसर करने के लिए जो कार्य करते हैं। कोई मोची है, कोई दुकानदार है, कोई गायकार है, कोई राजनीति करते हैं, कोई अपना बिजनेस करते हैं, कोई मजदूर है, ये उनका पेशा है। तो वैसे ही गैरीबाल्टी पेशे से क्या थे? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। इसका उत्तर जाता है नाविक, यानी कि गैरीबाल्टी अपने पेशे से नाविक थे। इसका आंसर डी जाता है। अगला सवाल है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। तो आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर जाता है बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। तो अगला सवाल चलते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर का प्रश्न है, यानी कि सवाल है, मेजीनी का संबंध किस गठन से था? संगठन समझते हैं, यानी कि एक कम्युनिटी मानिए संगठन। जैसे एक एनजीओ संगठन होता है, नॉन गवर्नमेंट में आपको बहुत सारे संगठन मिलेंगे जो देश के अंदर ही गैर सरकारी संस्था, यानी कि सरकार को छोड़ के वो लोग अपना निजी फंड को गरीबों तक मदद करना, बाकी शिक्षा पर खर्च करना,
और भी ऐसे ऐसे संगठन है जो अलग अलग चीज़ों पर खर्चा करते हैं। तो मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, फ्रांस में राजदूत, फिलिक हेटारिया, कार्बोनरी। तो इसका उत्तर जाएगा डी, कार्बोनरी। मेजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था, डी। अगला सवाल है, जालवेरिन एक संस्था थी, किस तरह की संस्था थी, किन की संस्था थी? ऑप्शन है, क्रांतिकारियों की संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी, विद्वानों की संस्था थी, पादरी सामंतों की संस्था थी। क्या है? जालवेरिन एक संस्था थी, क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी सामंतों की। तो इसका उत्तर जाता है बी, व्यापारियों की, यानी कि जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। तो अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1815 में, 1825 में, 1820 में, 1829 में। यानी कि सेडान का युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजिनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम द्वितीय ने। तो इसका आंसर जाएगा सी, बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था। इसका आंसर सी जाता है। प्रश्न संख्या 11 पर चलेंगे। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? सवाल फिर से सुनिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1864 में, 1866 में, 1870 में, 1871 में। तो इसका आंसर जाता है डी, यानी कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पर। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि सन 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई? 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन, तुर्की, यूनान, हंगरी, पोलैंड। तो इसका आंसर जाता है ए, यानी कि तुर्की। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपोल की संधि तुर्की के साथ हुई थी। अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 13 में। फ्रांसीसी क्रांति घटित हुई थी, यानी कि फ्रांसीसी क्रांति जो घटी थी कब घटी थी? 1790 में, 1780, 1789, 1799। तो इसका आंसर जाता है सी में, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति घटी थी। तो चलते हम लोग 14 नंबर पर। ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद। तो जाहिर सी बात है ये बहुत आसान और सटीक प्रश्न है। तो इसका आंसर जाता है राष्ट्रवाद, क्योंकि एक भावना जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता की वाहक बनती है वो राष्ट्रवाद है। हमारे देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसमें एकता यानी कि एक
समझ ले तो अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब हमारे देश में आए थे तो वो कहे थे कि हिंदुस्तान एक फूलवारी है। फुलवारी का मतलब होता है कि नहीं कि एक गार्डन में अलग अलग तरीके के फूल खिलते हैं। तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यानी कि हर तरह के लोग बसते हैं। यहाँ के संस्कृति का, यहाँ का जो परिवेश है, इनका हर दुनिया के हर कोने में तारीफ किए जाते हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 में है, वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। यानी कि वियना जो सम्मेलन हुआ था उनका मेजबानी किसने की थी? मैजिनी ने, मेटरनिख ने, काबूर ने, बिस्मार्क ने। तो इसका उत्तर जाता है 15 का बी जाता है, यानी कि मेटरनिख। मेटरनिख ने वियना सम्मेलन की मेजबानी की थी। अगला सवाल चलते हैं 16 नंबर, सिसिली और नेपल्स राज्य संबंधित थे। रूस, जर्मनी, फ्रांस, इटली। तो 16 नंबर का आंसर जाता है डी के साथ, यानी कि इटली, सिसिली और नेपल्स राज्य से संबंधित थे। तो अगला हम 17 नंबर पर चलते हैं, फ्रांस का वह राजा जो प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने, लुई 18वां, चार्ल्स 10th यानी कि 10वां, नेपोलियन तृतीय। तो 17 का आंसर जाता है बी के साथ, यानी कि लुई 18वां के साथ। तो प्रश्न संख्या 18 पर हम चलते हैं, राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना दबाने का प्रयास किया था। यानी कि राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना दबाने का प्रयास कौन किया था? लुई 14वां, नेपोलियन, लुई 16वां, चार्ल्स 10वीं। तो 18 नंबर का आंसर जाता है चार्ल्स 10वां जो है ये राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना को दबाने का प्रयास किया था। तो अगला सवाल देते हैं 19 नंबर पर, समान नागरिक संहिता लागू किया जाता है। लुई 18वां ने, नेपोलियन ने, बिस्मार्क ने, काबूर ने। तो 19 नंबर का आंसर जाता है 19 नंबर का आंसर जाता है बी के साथ, नेपोलियन ने। तो 20 नंबर है, फ्रांस के बूर्बो वंश शासक का अंत कब हुआ था? 1830 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में। तो 20 नंबर का आंसर जाता है ए के साथ, 1830 ईस्वी में फ्रांस के बूर्बो वंश शासक का अंत हुआ था। अगला सवाल है 21 नंबर, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का संस्थापक था। यानी कि स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का संस्थापक कौन था? मैजिनी था, फिलिप था, हिगेल था या नेपोलियन था? तो इसका उत्तर जाएगा बी के साथ, यानी कि फिलिप था। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का संस्थापक फिलिप था। तो अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पर, नेपोलियन का पतन हुआ था 1800 में, 1810 में, 1812 में, 1814 में। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 22 नंबर का आंसर जाता है डी के साथ, यानी कि नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल चलते हैं 23 नंबर, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? यानी कि यंग इटली एक संस्था है,
इनका संपादक, इनका जो स्थापना है, इनका फाउंडेशन किसने किया था? काबूर, बिस्मार्क, गैरीबाल्डी और मेजिनी। तो 23 नंबर का आंसर जाता है डी के साथ, यानी कि यंग इटली नामक जो संस्था था, उनका संस्थापक जो है वो मेजिनी है। तो अगला चलते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर का प्रश्न है, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन ने, फिलिप ने, मेजिनी ने, काबूर ने। तो 24 नंबर का आंसर जाएगा हमारा सी के साथ, यानी मेजिनी के साथ। 24 नंबर का आंसर सी के साथ जाता है, मेजिनी ने किया था। तो अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 25 पर। क्रीमिया का युद्ध लड़ा गया था, यानी कि क्रीमिया का युद्ध कब लड़ा गया था? किन किन वर्षों के बीच में युद्ध लड़ा गया था? तो 1853 से 1854 तक, 1800 से 1905 तक, 1865 से 1966 तक, 1990 से 1995 तक। तो 25 का उत्तर जाता है ए के साथ, यानी कि क्रीमिया का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1853 से 1854 के बीच, यानी कि 1 साल के दरमियान क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था। तो अगला सवाल चलते हैं 26 नंबर में। काबूर की मदद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध की थी। काबूर की मदद ऑस्ट्रेलिया की विरुद्ध की थी फिलिप ने, लुई 16वां, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क ने। यानी काबूर की जो मदद था वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध कौन काबूर की मदद किया था? तो 26 नंबर का आंसर जाएगा सी के साथ, यानी काबूर की मदद किया था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध में। जो काबूर का स्थिति था, तो काबूर की तरफ जो मदद किया था वह नेपोलियन तृतीय था। 27 नंबर पर चलते हैं हम। निम्नलिखित में से इटली से संबंधित राज्य है? परमा, मोडेना, टस्कनी, इनमें से सभी। तो 27 का आंसर जाता है इनमें से सभी, यानी कि इटली से जो संबंधित राज्य है, परमा भी इटली से संबंधित राज्य है, मोडेना भी इटली से संबंधित राज्य है, टस्कनी भी है। इसी वजह से इसका उत्तर डी जाता है, इनमें से सभी। 28 नंबर चलते हैं। इमैनुअल ने रोम पर अपना कब्जा कब किया था? 1865 में, 1870 से 71 में, 1885 में, 1875 में। तो 28 का उत्तर जाएगा बी के साथ। 1870 से 1871 के बीच में इमैनुअल ने रोमन पर अपना कब्जा जमा लिया था। तो प्रश्न संख्या 29 पर चलेंगे। जर्मनी के एकीकरण के समय वहाँ लगभग राज्य हैं, यानी कि जब जर्मनी का एकीकरण हुआ था उस समय वहाँ लगभग कितने राज्य थे? 300, 350, 400, 250। 29 नंबर का आंसर जाता है ए के साथ, यानी कि जर्मनी के एकीकरण के समय वहाँ 300, यानी कि लगभग 300 राज्य थे। अब अगला सवाल चलते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। तो 29 नंबर में है, जर्मनी के एकीकरण के समय वहां लगभग कितने राज्य थे? 300 राज्य थे। तो अगला सवाल पर चलते हैं। 30 नंबर पे चलेंगे। ब्रूसेनसेफ्ट शिक्षक व विद्यार्थी की संस्था संबंधी थी फ्रांस से,
इटली से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, यानी कि ब्रूस एंड सेफ्ट शिक्षक व विद्यार्थी की संस्था संबंधित किससे थी? तो 30 नंबर का उत्तर जाएगा सी के साथ, यानी कि ब्रूस एंड सेफ्ट शिक्षक व विद्यार्थी की संस्था जो थी वो जर्मनी से संबंधित थी। तो अगला चलते हैं हम लोग 31 नंबर पर। दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश किसने जारी किया था? दमनकारी कानून काल्सवाद के आदेश किसने जारी किया था? इमैनुअल ने, मेटरनिख ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने। तो इसका उत्तर जाएगा बी के साथ, यानी कि मेटरनिख ने दमनकारी कानून काल्सवाद का आदेश जारी किया था। तो अगला सवाल चलते हैं 32 नंबर पर। बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक से प्रभावित था। बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक से प्रभावित था। इसका विकल्प ऑप्शन कांट से, अरस्तु से, हेगेल से, रूसो से। तो 32 नंबर का आंसर जाएगा सी के साथ, यानी बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक से कौन प्रभावित हुआ था? हेगेल से प्रभावित हुआ था। बिस्मार्क प्रमुख दार्शनिक हेगेल से प्रभावित हुआ था। तो अगला सवाल चलते हैं 33 नंबर पर। परसा ने 1870 में फ्रांस को हराया था। सेडान युद्ध में, सेडावा युद्ध में, क्रीमिया युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। यानी कि परसा ने 1870 में जो फ्रांस को हराया था, किस युद्ध में हराया था? तो 33 नंबर का आंसर जाएगा ए के साथ, यानी कि फ्रांस ने 1870 में सेडान युद्ध में, परसा ने 1870 में सेडान युद्ध में फ्रांस को हराया था तथा परसा ने 1870 ईस्वी में फ्रांस को सेडान युद्ध में हराया था। तो अगला सवाल चलते हम लोग 34 नंबर में। फ्रैंकफर्ट की संधि किन दो राज्यों के मध्य हुई थी? इटली ऑस्ट्रेलिया, परसा ऑस्ट्रिया, परसा फ्रांस, परसा इटली। तो 34 नंबर का आंसर जाएगा सी के साथ, यानी कि फ्रैंकफर्ट की संधि परसा और फ्रांस राज्यों के मध्य हुई थी, यानी कि बीच हुई थी। तो चलते हैं हम लोग अगला सवाल प्रश्न पर 35 में। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी। इटली में, यूनान में, जर्मनी में, फ्रांस में। हितेरिया फिलाइक नामक जो संस्था की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? इटली में हुई थी, ना यूनान में हुई थी, ना जर्मनी में हुई थी, ना फ्रांस में हुई थी। पैंतीस नंबर। हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी इटली में, यूनान में, जर्मनी में, फ्रांस में। यानी कि हितेरिया फिलाइक नामक की संस्था की जो स्थापना हुई थी वो इटली में हुई थी, यूनान में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो 35 नंबर का उत्तर जाएगा बी के साथ, यानी कि हितेरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना यूनान में हुई थी। तो अगला सवाल 36 में चलते हैं। इंग्लैंड का महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था वो कौन था? शेक्सपियर,
वर्डवर्थ, मिल्टन, लॉर्ड बायरन। क्या इंग्लैंड का जो महान दार्शनिक जो यूनान में शहीद हुआ था वो कौन था? तो 36 नंबर का उत्तर जाएगा डी के साथ, यानी कि इंग्लैंड का महान दार्शनिक लॉर्ड बायरन यूनान में शहीद हुआ था। तो हम अगला सवाल में चलते हैं। 37 में सन 1832 ओटो नामक शासक को राजा बनाया गया था। यूनान का, पर्सा का, ऑस्ट्रिया का, हंगरी का। यानी कि 1832 ईस्वी में ओटो नामक शासक को कहाँ का राजा बनाया गया था? तो 37 नंबर का उत्तर जाएगा ए के साथ, यूनान का। सन 1832 में ओटो नामक शासक को यूनान का राजा बनाया गया था। तो अगला प्रश्न में चलेंगे हम 38 में। हंगरी पर इटली के एकीकरण के समय किसका प्रभुत्व था? फ्रांस, पिडमांट, ऑस्ट्रिया, नेपल्स। तो 38 नंबर का उत्तर जाएगा सी के साथ, यानी हंगरी पर इटली के एकीकरण के समय किसका प्रभुत्व था? ऑस्ट्रिया का। तो हम चलेंगे 39 नंबर पर। सन 1830 ईस्वी के समय पोलैंड पर पूर्व नियंत्रण स्थापित था। फ्रांस का, इंग्लैंड का, जर्मनी का, रूस का। तो 39 नंबर का आंसर जाएगा डी के साथ, यानी कि रूस का 1830 ईस्वी के समय पोलैंड पर पूर्व नियंत्रण रूस का स्थापित था। तो अगला सवाल 40 नंबर पे हम चलेंगे। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस क्रांति के गर्भ से हुआ था? यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किस क्रांति के गर्भ में हुआ था? इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति। तो 40 नंबर का उत्तर जाएगा बी के साथ, यानी यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ था वो फ्रांस की क्रांति के गर्भ से हुआ था। तो अगला सवाल चलते हैं, अंतिम, इस वीडियो का अंतिम सवाल 41 नंबर। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? फिर से सवाल सुनिए। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो 41 नंबर का जवाब जाएगा बी के साथ, यानी यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो आपको कैसा ये वीडियो लगा? इस तरह के जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके और अच्छा से अच्छा रिजल्ट क्लास 10th बिहार बोर्ड में कर सके। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें, बोर्ड एग्जाम में अच्छे श्रेणी से, यानी कि फर्स्ट डिवीजन तो करें ही, इनके साथ साथ अच्छे अंक भी लाएं, क्योंकि आगे भी जितने भी लगभग वैकेंसीज आएंगे उसके लिए आपका परसेंटेज भी मायने रखता है।